नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज फिर बात वही बिहार के उस मुद्दे की जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग का एक फैसला बिहार चुनाव से ठीक पहले जिसने बिहार की नहीं भारत की पूरी राजनीति में एक भूचाल ला दिया है, उसकी बात करेंगे। कल बात की थी महागठबंधन ने जिस तरह से एक बंद का आह्वान किया था, चक्का जाम का आह्वान किया था, उस पर एक पूरी कवरेज आपको हमने दिखाई थी। मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, मीडिया में तो दिखाया ही नहीं गया, और जो भी दिखाया गया वो नेगेटिव दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम तरह की बातें चलती रहीं, और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जैसे अपमान किया गया है पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का। इंसिडेंट यूँ हुआ था कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की, जिसमें पप्पू यादव को पहले सुरक्षा कर्मियों ने रोका, फिर बुलाने का प्रयास किया, और उस बीच में वो इतनी भीड़ भाड़ थी उसमें वो गिर गए, और गिरने के बाद पूरे तरह से ये खबर चलाई गई कि पप्पू यादव को धक्का मारा गया और उनको चढ़ने नहीं दिया गया, और ये अपमान है पप्पू यादव का। कुल मिलाकर के कहीं ये नहीं कहा गया कि बिहार का बंद असफल है, नहीं भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू ने कहा, नहीं किसी मीडिया चैनल ने इस तरह का दावा किया, और न ही सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चली। आज बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई होनी थी, विपक्षी दलों की तरफ से इसमें याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस बंगाल से लेकर के बिहार की आरजेडी तेजस्वी यादव, मनोज झा की तरफ से पेश किया गया, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसमें महुआ मोइत्रा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस पर आज तफसील से बात करेंगे कि कुल मिलाकर के कोर्ट की सुनवाई में हुआ क्या। जैसा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप टीवी चैनल्स की बात करेंगे तो वो हमेशा सरकार के फेवर में जाने वाले पक्ष और तथ्य रखने का प्रयास करते हैं। इस सुनवाई की कवरेज को जो देखा मैंने भी, आपने भी देखा होगा, एक तरफा ये कहा गया कि चुनाव आयोग के पक्ष में कोर्ट लगभग सहमत होता दिखाई दिया, और कोर्ट ने एक तरह से विपक्ष को फटकार लगाई। इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, जबकि इससे हकीकत कुछ उलट है। उससे पहले सुन लेते हैं इन नेताओं को भी कि क्या आखिर इसमें राजनीति कहती है। और इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, कैसे ट्रैप हो रहा है मैं नहीं जानता। अरे मैंने ही पार्लियामेंट में बैठ के सुनी थी चर्चा कि ये जो आधार कार्ड है ना, ये तो हर ताले की चाबी है, आप इसको दिखाइए। पार्लियामेंट का पास भी बनवाना होता है तो इसी आधार कार्ड को दिखा के बन जाता है। राशन कार्ड, जो आदमी का एक अस्थायी पता होता है, कहाँ रह रहा है, वो दोनों नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? भाजपा के कार्यालय का कोई ज्ञापन मानेंगे आप? आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ईसीआई से नहीं, सीसीआई मतलब कंडीशनल कमिटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आने के बावजूद भी सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने का और संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने का जो दुस्साहस किया गया है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, अगर उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया तो हम उनको देख लेंगे। ये वही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, जब चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तब चुनाव आयोग ठीक होता है, तब जुडिशरी अगर उनके पक्ष में कोई फैसला दे दे तो जुडिशरी ठीक होता है, वरना ये संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं और परिवार तंत्र को संवैधानिक तंत्र के ऊपर रखते हैं, उसका प्रमाण हमें देखने मिला। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वोटर रिवीजन मामले को लेकर सुनवाई होनी है, हम लोगों को पूरा उम्मीद और भरोसा है कि माननीय न्यायालय में न्याय मिलेगा। और जो सवाल इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं कि गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इस पर न्याय मिलेगा। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा खट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छिन रहा, मतदान का अधिकार। तो कुल मिलाकर के विवाद ये है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया, और बिहार की मतदाता सूची के सघन गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम के तहत 7
करोड़ 90 लाख मतदाताओं को ये कहा है कि वो अपनी नागरिकता साबित करें, क्योंकि नागरिकता जिसके पास भारत की होगी वही मतदाता बनने का अधिकारी है। इस पर कोर्ट में भी चर्चा हुई है, इस पर बाद में जाएंगे, लेकिन आपको भी बता दें कि 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है, और जो नागरिकता साबित कर देगा वही बिहार का मतदाता होगा। अगर 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में वहां आपका नाम है, वहां के आप मतदाता हैं, तो आपको वो वोटर लिस्ट का पन्ना ला करके लगाना होगा सत्यापन के लिए, और अगर उसके बाद अगर आप वोटर बने हैं, नए वोटर हैं, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने माता पिता की जन्म के प्रमाण देने पड़ेंगे कि भारत में ही पैदा हुए आपके माता पिता और आपका भी जन्म भारत में हुआ। इसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है बिहार के लोगों के सामने कि जो मूल 3 दस्तावेज बिहार के लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, इनको उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी को लेकर के तीखी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो विपक्ष के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने दलील पेश करते हुए कहा कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है, ये वैधानिक नहीं है, और यहाँ बिहार में ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, इसको उन्होंने कहा कि ये एक नई प्रक्रिया है, नए सिरे से मतदाता सूची बनाए जाने का जो उपक्रम चल रहा है वो पूरी तरह असंवैधानिक है। मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ कि गोपाल शंकर नारायणन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960 में परिभाषित नहीं है जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि आयोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी जैसे सामान्य जो दस्तावेज हैं उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, जिससे गरीब, हाशिए पर रहने वाले लोग और जो दलित लोग हैं वो इस पूरी प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। गोपाल शंकर नारायणन ने यहाँ तक कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है असंभव प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें 4 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है। अपना जो मताधिकार पाने के लिए उनको ये साबित करने की ज़रूरत है कि वो भारत के नागरिक हैं। ये बहुत दुर्लभ काम है, इतने कम समय में ये काम कर पाना बिल्कुल भी असंभव है। वही दलील कुछ देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चूंकि समय बहुत कम है और 25 दिन के भीतर 4 करोड़ लोग अपनी नागरिकता साबित करें और अपने दस्तावेज पेश करें, जो लोग रह जाएंगे वो मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। सिंघवी ने भी इसे अनुच्छेद 326 का उल्लंघन बताया है। तीनों वकीलों ने एक सुर में ये कहा कि ये अनुच्छेद 326 जो मताधिकार का मौलिक मताधिकार है उसका उल्लंघन है। तो इस पर जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची दोनों का जो संयुक्त बयान है वो मैं आपको उसकी एक समरी बता देता हूँ, उसके बहुत डिटेल में जा करके। उन्होंने कहा कि अगर ये 2003 में एसआईआर हो चुका है और डेटा चुनाव आयोग के पास मौजूद है तो फिर दोबारा से घर घर जाने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गरीब और मजदूर तबके के वो लोग जो हाशिए पर रहते हैं वो मताधिकार से वंचित रह जाएंगे तो ये 326 का उल्लंघन है, जो मताधिकार मत का मौलिक अधिकार देता है किसी भी भारत के नागरिक को। अगर उससे कोई नागरिक वंचित रह जाता है तो उसके 326 का जो अनुच्छेद संविधान का 326 है उसका ये उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर कोई वंचित रह जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल तो खड़े होंगे ही। वहीं दोनों जजों ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा है कि वो 326 के जो संवैधानिकता का सवाल है 326 को लेकर के ये उसके विपरीत है पूरी प्रक्रिया, इसके कोई ठोस सबूत भी पेश करें। हवा में कह देने से ये बात साबित नहीं हो जाती है। जस्टिस बागची ने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के धारा 21(3) के अंतर्गत चुनाव आयोग को ये पूरे अधिकार हैं कि वो एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को शुरू करे, उसका समय तय करे, कब करनी है, कैसे करनी है, चुनाव आयोग को पूरे अधिकार हैं। लेकिन उसको 326 के साथ संतुलित भी करना होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी पूछा कि एसआईआर के कोई सुरक्षित उपाय हैं जिससे कोई मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए। तो कुल मिलाकर के लब बोलो अब यही है कि दोनों जजों ने साफ किया कि एसआईआर की जो वैधानिकता है उसको और संवैधानिकता दोनों की जांच की जाएगी। अब इस पर चुनाव आयोग के वकील ने दलील देते हुए ये कहा
एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। उन्होंने बताया आधार कार्ड को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये नागरिकता का सबूत नहीं है, ये पहचान का एक प्रमाण है। पहचान पत्र तो है लेकिन ये नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सभी याचिकाओं की प्रतियां अभी तक मिली नहीं हैं, जिससे उनका जवाब देना मुश्किल है और कोर्ट से उन्होंने कुछ वक्त मांगा जवाब दाखिल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को भी स्थगित कर दिया है। संभवतः कोई नई डेट दी जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के गंभीर है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इसकी वैधानिकता और संवैधानिकता दोनों को लेकर के इसकी जांच होगी और तमाम सवाल उन्होंने चुनाव आयोग से भी किए। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं से उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, 326 का ये उल्लंघन है। 326 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस बात को हवा में न कह करके इसके कोई ठोस साक्ष्य और प्रमाण वो प्रस्तुत करें। लेकिन कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग से कुछ सवाल किए, सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने होंगे। अब अगली डेट में ये तय होगा कि कुल मिलाकर के ये मामला जाता किधर है। अभी तक ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग भी सवालों के कटघरे में है, दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं को भी कोई अभी राहत नहीं है। उनको भी 326 का उल्लंघन हो रहा है, यह संवैधानिक प्रक्रिया, ये साबित करना होगा। उनको कहा गया है कि ठोस दलीलें पेश करें। साथ ही इस पर अभी कोई स्थगन भी नहीं दिया है, स्टे भी कोर्ट ने नहीं दिया है। कुल मिलाकर के अगली तारीख का इंतजार करते हैं कि क्या होगा इसमें, उस पर रहेगी पैनी नज़र। मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।